नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशियोलॉजी चैनल पर। मित्रों, मैं मनीष आपसे आज संस्था टॉपिक पर बातचीत करूंगा। इससे पहले मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। हमारा पेड ग्रुप अवेलेबल है और इसके लिए आप 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं। मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संस्था है क्या? तो संस्था के बारे में सदैव एक बात बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए कि संस्था एक नियमबद्ध व्यवस्था है, मतलब एक रूल बेस्ड प्रोसेस है संस्था। इसमें और इसके आप जब सदस्य बनते हैं तो आपको उन कानूनों को मानना होता है। जैसे मान लो आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में दो प्रकार के कानून हैं, एक अनौपचारिक कानून है और एक औपचारिक कानून है। अनौपचारिक कानूनों को भी समाज जो बनाता है उसको मानना होता है, लेकिन जो औपचारिक कानून होते हैं वो पूर्णतः औपबंधिक होते हैं, यानी इनको आपको हर हालत में आपको मानना ही मानना है। जैसे ट्रैफिक का पालन करना, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, संविधान का पालन करना, ये सभी हमारे नियमबद्ध व्यवस्थाएं हैं। उसमें कोई भी चीज़ किसी भी वर्ग विशेष, जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष को लेकर पक्षपाती नहीं है। और संस्था एक अमूर्त व्यवस्था है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संस्था अमूर्त है क्योंकि नियम दिखता कहाँ है, नियम तो प्रभावी होता है। संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। आगे बात करते हैं मित्रों कूले के शब्दों में कि कूले का संस्था पर क्या विचार है। कूले की एक पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पूछी जाती है। इसमें वो कहते हैं संस्था किसी निरंतर बनी रहने वाली आवश्यक इच्छा की पूर्ति के लिए जब सामूहिक व्यवहार के रूप में कोई व्यवस्थित संगठन सामाजिक विरासत के रूप में चल पड़ता है तो उसे हम संस्था कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है कि जो संस्था है वो एक आवश्यक इच्छा की पूर्ति के लिए जब सामूहिक व्यवहार के रूप में कोई व्यवस्थित संगठन सामाजिक विरासत के रूप में चल पड़ता है, यानी कि जैसे कोई कानून है वो सबके हितों के लिए बनाया गया है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर अगर सब लोग रूल फॉलो ना करें तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी प्रकार से अगर लोकतंत्र में सब लोग कानून के शासन को की अवमानना करने लगें तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, ध्वस्त हो जाएगा। इससे जुड़ी बात है। तो वो जब कहा गया कि कोई व्यवस्थित संगठन सामाजिक विरासत के रूप में चल पड़ता है तो उसे संस्था कहते हैं। मैकलॉरेन पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है संस्थाएं कार्य प्रणाली के उन स्वीकृत स्वरूपों एवं दशाओं को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट करती हैं, जो समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कार्य प्रणाली के उन स्वीकृत स्वरूपों एवं दशाओं को कहा जाता है, यानी कि वे सभी कानून जिनको समाज या जिनको राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और जिनको लोग मानते हैं, तो स्वीकृत स्वरूप को कहा गया है। अगला विलियम ग्राहम समनर के बारे में इनका क्या राय है। ये कहते हैं संस्था विचारधारा तथा ढांचे से मिलकर बनती है। बिल्कुल, जो है संस्था की एक विचारधारा होती है। जैसे मान लो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसकी एक विचारधारा है, उत्पादन से जुड़ी, लोगों के कल्याण से जुड़ी इत्यादि, लोगों को काम देने से जुड़ी, तो उससे मिलकर बनती है। उसका एक ढांचा होता है पूरा कानून का कि कौन क्या करेगा, किस पद पर कार्य करेगा, उसके उद्देश्य क्या हैं। आगे बात करते हैं तो थर्स्टिन वेवलन के शब्दों में, वेवलन का कहना है संस्था साधारण जनता में सामान्य जनता, साधारण जनता में सामान्य जनता के बारे में सोचने विचारने की स्थिर आदत है। एकदम ठीक है, ये कोटेशन डायरेक्ट आ जाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। बोगार्ड्स कहते हैं एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको व्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। सभी लोग एक जैसी बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में। गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, ये याद रखिएगा। ये कहते हैं सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रियात्मक स्वरूप है, इसमें स्थायित्व होता है। ठीक है। मेरिल और एलरिच कहते हैं कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में, वो कहते हैं सामाजिक संस्था से तात्पर्य सामाजिक प्रतिमानों से है जो आधारभूत सामाजिक कृत्यों को करने में मनुष्यों के संगठित व्यवहारों को स्थापित करती है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं।
पहली विशेषता है गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई के रूप में माना जाता है। सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई के रूप में माना जाता है, गिलिन एंड गिलिन का ऐसा मानना है। अगला दूसरा पुस्तक, इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, उसमें कुछ विशेषताएं बताते हैं। कहते हैं कि जैसे पहली विशेषता है जो सांस्कृतिक व्यवस्था एक इकाई के रूप में है, बिल्कुल ये संस्था की विशेषता है। दूसरा स्थायित्व होता है, संस्था में सदैव स्थायित्व होता है। तीसरा ये इसमें नियमबद्धता होती है, इसमें प्रतीक होते हैं, स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, लिखित नियम होते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश सरकार है, गवर्नमेंट, उसका एक लोगो है, मछली बनी हुई है, तीर है, उसमें एक लोगो है, भाई एक प्रतीक हो गया। स्पष्ट उद्देश्य हो गया, क्या हो गया, जनता का कल्याण करना। हमारे लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही कहा गया है। उसके लिखित नियम है, अलग अलग अनुच्छेद हैं, उनके अलग अलग सरकार की कार्य प्रणाली है जिसके अनुसार चलेंगे, तो लिखित नियम हो गए। नियमबद्ध व्यवस्था होगी कि हर एक चीज़ कानून के अनुसार चलाई जाएगी, और इसमें स्थायित्व होगा, सस्टेनेबिलिटी होगी। आगे बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के बारे, और इसके बारे में क्या राय रखते हैं। कहते हैं संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, बिल्कुल। अब ये मैंने अभी जो यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है औपचारिक संस्था का एग्जाम्पल था। अब मान लो अनौपचारिक संस्था की बात करते हैं। अनौपचारिक संस्था में जैसे मान लो परिवार क्या है, विवाह क्या है, ये संस्था है, इनके भी अपने कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उनके अनुसार चलती हैं। तो इनके माध्यम से लगातार निरंतर न केवल संस्कृतियाँ, जीवन शैली इत्यादि लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कन्वे होती रहती हैं। लॉयड बेलार्ड कुछ विशेषताएं बताते हैं। इनकी पुस्तक है सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयड बेलार्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर सोशोलॉजिस्ट नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन तो याद रखिएगा। ये कहते हैं संस्था के लिए एक विचार चाहिए, उसकी एक संरचना होती है, उसका एक प्रयोजन होगा, और सदस्य समूहों तथा पदाधिकारी होंगे, बिल्कुल। विशिष्ट उद्देश्य होगा, अपेक्षाकृत इसमें स्वामित्व होगा, और सत्ता होगी, सामाजिक नियंत्रण होगा, संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये पॉइंट स्वतः निर्मित नहीं होती, इनका निर्माण किया भी जाता है। तो ये इस तरह बात करते हैं। भाई विचारधारा का होना बहुत जरूरी, बिना विचारधारा की संस्था नहीं बन सकती। दूसरा संरचना भी प्रत्येक संस्था की संरचना होती है। तो इन पॉइंट को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट लेते हैं, विचार या आवश्यकता का परिणाम है। संस्था विचार और आवश्यकता का परिणाम है। ढांचा और संरचना होती है, यह सामाजिक भी होती हैं और औपचारिक भी होती हैं। हालांकि औपचारिक संस्था भी सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं। इनका भूतकालिक अनुभवों द्वारा स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं लुंडबर्ग के शब्दों में। ये क्या कहते हैं कि संस्था का तात्पर्य तुलनात्मक रूप से स्थायी रीतियों की वह रूपरेखा है जिसके माध्यम से समाज की सामान्य एकरूपता को मान्यता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं का उद्विकास कैसे हुआ। तो समनर की राय लेते हैं सबसे पहले। समनर कहते हैं संस्था एक विचारधारा तथा ढांचे से मिलकर बनी है। विचारधारा और ढांचा दोनों होना चाहिए संस्था के लिए। संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सबसे पहले संस्था बनती कैसे, उसका एक क्रम जान लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और पूछा बहुत जाएगा। पहला, कोई एक परिस्थिति होती है, फिर आवश्यकता पड़ती है, फिर विचार पनपते हैं, फिर आदत, वही विचार आदत बन जाते हैं। आदत एक से ज़्यादा लोगों की जब बन जाती है, जनरीत इसलिए कहा गया है कि एक समूह या समुदाय उसे जब मानने लग जाए, फिर वो जो जनरीत है वो प्रथा का रूप धारण कर लेती है, प्रथा रूढ़ि बन जाती है, और रूढ़ि संस्था बन जाती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो समाज को संचालित करने के लिए पहले लोग कबीलाई संस्कृति में रहते थे, यायावर जंगली जीवन जीते थे, लेकिन ये हुआ कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो इस व्यवस्था के संचालन के लिए भाई एक ये परिस्थिति है कि पहले लोग सामाजिक सहवास करते थे, तो उसमें भाई बहन के बीच में कोई भेद नहीं था, किसी प्रकार के कोई भेद नहीं थे, जिनमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह होते थे।
या अन्य सामाजिक क्रियाओं के बीच में कोई अंतर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये माना गया कि एक सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब मनुष्य का विकास धीरे धीरे होने लगा तो यानी कि आवश्यकता पनपी, परिस्थिति थी, फिर उस परिस्थिति के चलते एक आवश्यकता पनपी और आवश्यकता के बाद विचार आए। जब आवश्यकता जनती है तो विचार जनते हैं, जो कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वो जो विचार पनपे कि हाँ एक ऑर्डर होना चाहिए, फिर उसको लोग धीरे धीरे मानने लग गए, आदत बन गई। आदत जब एक से ज़्यादा समूह मानने लगे जाएं या एक से ज़्यादा लोग मानने लग जाएं तो उसे जनरीति कहा जाता है। जनरीत हुई, फिर वो जो जनरीत है वो प्रथा का रूप उसने धारण कर लिया कि हाँ अब इसी तरीके की चीज़ें लोग करेंगे, और प्रथा के धीरे धीरे रूढ़ के रूप में बदल गई कि उसको मानना ही मानना है। और फिर उसने अपना एक मेच्योर स्वरूप धारण कर लिया जिसे हम संस्था कहते हैं। तो इस तरीके से, या अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में कई सामाजिक व्यवहार हैं जो लगातार होते रहते हैं, तो उनको आप संस्था कह सकते हैं। आगे समनर कहते हैं, इसके प्रकार बताते हैं। पहला कहते हैं वे संस्थाएं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं, जैसे विवाह, परिवार। वे संस्थाएं जिनका निर्माण किया जाता है, अस्पताल, स्कूल, बाजार, एकदम सही एग्जाम्पल। पार्सन्स की राय लेते हैं। पार्सन्स क्या कहते हैं इसके बारे में? पार्सन्स कहते हैं कि द्वितीय, मतलब जो संस्था है इसको कहते हैं द्वितीयक संस्था, इसको कहते हैं सुरक्षा कवच कहते हैं। जैसे कुछ, भाई मैंने क्या कहा कि सारी चीज़ों का विकास समाज में किया गया है, जैसे वैश्यावृत्ति है, पालन गृह है, वृद्धाश्रम है। अब जैसे वो पूरे जो अभी मैंने कोटेशन पूरा एक बताया है इसके पहले के पेज में, परिस्थिति, आवश्यकता, जैसे मान लो आज का समाज बहुत ही आधुनिक समाज है और इस आधुनिक समाज में पैसा या मुद्रा हर चीज़ आवश्यकता की लगभग पूर्ति करती है। तो ऐसे में जो क्रैचेस बन रहे हैं या ओल्ड एज होम बन रहे हैं वो क्या है? वो परिस्थिति का परिणाम है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और परिस्थिति के चलते आवश्यकता उनकी पड़ने लगी कि दोनों लोग वर्किंग, उनका ध्यान कौन रखे या बच्चों का ध्यान कौन रखे। तो चाइल्ड केयर होम या ओल्ड एज केयर होम डेवलप हुए। फिर वो एक विचार आया तो वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समूह उसको मानने लगा, आदत बन गई और वो जनरीति बन जाती है। फिर वो एक प्रथा का रूप धारण कर लेती है और प्रथा जब रूढ़ी बन जाए, जब उसे लोग ज़्यादा मानने लग जाएं तो रूढ़ी बन गई और उसके बाद वो धीरे धीरे उसने संस्था का रूप धारण कर लिया, यानी एक तरीके के व्यवसायिक या धर्मार्थ संगठन या संस्थाओं का रूप धारण करने लग गई ये चीज़ें। अब देखो आजकल ये पूरे आपको जो मल्टीनेशनल जो शहर हैं या सिटीज़ हैं या जो देश हैं, जो मतलब कंपनियां हैं जहाँ के आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा औपचारिक है, वहाँ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वेस्टर्न सोसाइटी में, इवन इंडियन सोसाइटी में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ और ज़रूरतें भी हैं जिनको पार्षद द्वितीयक संस्था कहते हैं। जैसे वैश्यावृत्ति की भी समाज के मनोरंजन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठन हुआ। पालन गृह इसी तरीके से, वृद्धाश्रम। संस्था के कार्य पर आते हैं। पहला है मार्ग जो है प्रदर्शन करना। संस्था सदैव, चूँकि कानूनबद्ध व्यवस्था है तो मार्ग प्रशस्त करती है। फिर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। बिल्कुल सही है। मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं? कहते हैं सामाजिक संस्थाएं मानव की पराजित करने के अपने अधिकार पर जीवित नहीं हैं, अपितु उनकी सेवा करने के लिए हैं। बिल्कुल सही है। अगला है मानव व्यवहार पर नियंत्रण भी ये करती हैं। संस्कृति की वाहक हैं, अनुरूपता का निर्माण करती हैं, व्यक्तियों के कार्यों का निर्धारण करती हैं, व्यक्ति को कर्तव्य बोध भी कराती हैं। इनकी कुछ हानि है संस्था की हानि। पहले व्यक्तित्व विकास में बाधक होती हैं ये। आप उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी व्यवस्था को मानने लग जाएं, फिर उसमें आप एक रच बस जाते हैं, आपके लिए नए नवाचार का अवसर नहीं रह जाता। सांस्कृतिक सामाजिक विलंबना होती है, यानी कि आप जैसे मान लो परिवार प्रणाली को आप मान रहे हैं, विवाह प्रणाली को मान रहे हैं, या आपको तमाम परिवार में रूढ़ियाँ सिखाई गई हैं तो आप उनको मानते हैं। यानी एप्पल का मोबाइल है लेकिन अगर नेवला रास्ता कट जाए तो आप आगे नहीं जाते। इसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। फिर सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है। अब जैसे पहले लोग एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ वगैरह, जब लोग आज ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। रूढ़िवादिता का भी किससे विकास होता है? बिल्कुल।
आगे बात करते हैं समिति और संस्था में अंतर और समानता की। तो पहले बात कर लेते हैं समानता के स्तर पर, फिर बात करते हैं अंतर के स्तर पर। दोनों समाज में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है, बिल्कुल सही है। दोनों विशेष हितों की पूर्ति के लिए निर्मित होती हैं, सही है। अंतर क्या है कि समिति हितों की पूर्ति का संगठन है, बिल्कुल। जैसे मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है तो मैं किसी समिति का सदस्य हो जाऊंगा, जबकि संस्था हितों की पूर्ति की व्यवस्था है, बिल्कुल। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें सभी लोग उसके सदस्य बनते हैं, ये व्यवस्था है, ये बनाई जाती है, ये पूरे समाज पर लागू होती है संस्था। अगला, समिति संस्था का निर्माण करती है, बिल्कुल। समिति है, उसके अंदर भी कानून होते हैं, तो समिति भी संस्था का निर्माण करती है। समिति आपसी सहयोग पर आधारित होती है, बिल्कुल, लेकिन संस्था सहयोग और सामूहिक क्रिया पर आधारित होती है, यानी कि उसको लोग फॉलो भी करें। फिर समिति सोच विचार कर निर्मित होती है, जबकि संस्था निरंतरता का परिणाम है, जैसे मैंने बताया था परिवार के विकास की प्रक्रिया। फिर अगला, समिति हित पूर्ति का साधन है, कि अपने हितों की पूर्ति के लिए इसका निर्माण कर सकते हैं। समिति की अपेक्षा संस्था अधिक स्थायी होती है, बिल्कुल। समिति उद्देश्य पूरा हो गया, खत्म कर दीजिए। संस्था नहीं, संस्था ज़्यादा स्थायी होती है। समिति मूर्त है, दिखाई देती है, जबकि संस्था मूर्त है, चूंकि ये कानूनों की व्यवस्था है। आगे बात करते हैं मैकैरन पेज के, इसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं समिति मूर्त है क्योंकि मनुष्य मूर्त है, जबकि समाज अमूर्त है। मनुष्य मूर्त है और समाज अमूर्त है। वो ये एक कोटेशन जारी करते हैं, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यानी कि हम समिति के सदस्य बनते हैं, लेकिन संस्थाओं के जो सदस्य हैं, ये संस्था तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, उसको ऑटोमेटिक हमें फॉलो ही करना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया है संस्था पर पूरा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।